डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुप्त ऊष्मा। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त ऊष्मा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन बताए गए थे, जिसमें जब भी हम हीट यानी ऊष्मा को पढ़ेंगे और आगे इसके नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आएगा उसमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब हम चर्चा करेंगे तो ये डिफिनीशन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं, जैसे कोई ठोस से जब द्रव में बदलता है, द्रव से ठोस में बदलता है, द्रव से वाष्प में बदलता है, वाष्प से द्रव में बदलता है। ओके, तो यहाँ जैसे ठोस से जब द्रव में कोई वस्तु बदलता है, तो जैसे आपका बर्फ है, तो बर्फ का टुकड़ा द्रव में बदल रहा है। जैसे मोम है, मोम आप ले लीजिए, मोम को जब हीट करते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देता है मोम। बर्फ है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये पिघलना शुरू करता है, द्रव में बदल जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए द्रव जो होता है, द्रव, तो द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं तो इसे ठोस में बदल जाता है। द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है? ठोस में। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक, जैसे आपसे कहीं डिफिनीशन पूछी जा रही है, गलनांक क्या है, तो ठोस से द्रव को कहते हैं। तो गलना, ठोस गल रहा है तो गलनांक यहीं से बना हुआ, गलनांक, गलनांक हो गया। द्रव से ठोस में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर ताप स्थिर रहता है। ये सभी में आपको बताया गया था, एक निश्चित ताप पर ही होता है। जब ये अवस्था चेंज होती है तो ताप कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने एक प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर कि जब वस्तु की अवस्था जब परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ जैसे हमने एक प्रश्न लिखे हैं, अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा कहाँ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो जैसे इन डिफिनीशन में आपको हमने पिछले वीडियो में जो बताए थे, निश्चित ताप होता है, सबके लिए ताप कांस्टेंट होता है, लेकिन एक ताप नहीं रहता है, भिन्न भिन्न ताप होता है। अब जैसे द्रव से ठोस में जा रहा है तो जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बर्फ में बनने लगता है, तो इसको हिमांक कहते हैं। तो द्रव से ठोस में बदलने की घटना को हिमांक कहते हैं। द्रव से वाष्प में बदलने की घटना को, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल, अगर हम जल को गर्म करते हैं, अब देखिए यहाँ ताप कांस्टेंट रहेगा लेकिन बदल गया, यहाँ 100 पे होता है। जब द्रव को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी ताप कांस्टेंट रहेगा, 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 सब में ताप स्थिर रहता है। अब वाष्प जो होता है, वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। इसको क्या कहेंगे? संघनन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, संघनन, ये सब याद रखना है आपको, ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर इनको ऊष्मा दी जा रही है तो ऊष्मा जाती कहाँ है? इसीलिए हमने एक प्रश्न लिखे यहाँ पर। तो अणुगति के सिद्धांत के अनुसार अणुओं में जो होता है एक खिंचाव बल होता है। अणु जो है आपस में बंधे होते हैं, जैसे बर्फ के अणु हैं, जल के अणु हैं, या किसी भी पदार्थ के अणु हैं। तो अणुओं में क्या होता है, जैसे अणु जो होते हैं यहाँ, इनमें एक खिंचाव बल कार्य करता है, जिसके कारण ये इस बल के कारण बंधे होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब इसको आप ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा जब देंगे तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर इनके बीच में जो खिंचाव बल लग रहा है उस खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब वो बल इन अणुओं को तोड़ने में, जो जब हम स्थिर ताप पर ऊष्मा देते रहते हैं तो देते रहते हैं उसको ऊष्मा, जैसे द्रव से वाष्प में बदलना, तो क्वथनांक कहते हैं।
अब पानी यानी जल को जब हम गर्म करते हैं तो उसका ताप जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर भी हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, और वो ऊष्मा जो है उसमें ताप कांस्टेंट हो जाता है। ताप इसलिए कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच में जो खिंचाव बल है, वो खिंचाव बल उस ताप पर जो है उसके बीच जो खिंचाव बल है उस बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है। उसको हटाने में हर एक अणु को वो इतना हीट करता है कि उसके आकर्षण बल को वो क्या करता है, हटाने में किए गए कार्य में व्यय हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे इसका आंसर होगा अवस्था परिवर्तन के समय ठोस या द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाती है या व्यय हो जाती है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। तो इस तरह से अगर हम किसी वस्तु को यानी जैसे ठोस है या द्रव, उसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो अवस्था परिवर्तन में ये कहाँ व्यय हो जाता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो जाता है। तो स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, उसके विशेष स्थिति यानी जो बल कार्य कर रहा है उस बल के विरुद्ध किए गए कार्य में व्यय हो जाता है। तो अब देखते हैं इसी से संबंधित अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वो ऊष्मा का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ये डिफिनीशन है गुप्त ऊष्मा। वो गई कहाँ, इसीलिए उसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ताप स्थिर है और आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं, उसकी अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था चेंज करने में वो ऊष्मा गई कहाँ, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ताप जो होता है वो स्थिर होता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा, आइए देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसकी डिफिनीशन। तो यहाँ पर जैसे देखिए, तो यहाँ किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, ठीक है, अवस्था परिवर्तन में, अब अवस्था परिवर्तन में ठोस का द्रव, द्रव से ठोस, वाष्प का द्रव और द्रव का वाष्प, ये सब अवस्था परिवर्तन है। तो केवल यहाँ पे लिखा गया अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके, तो अगर जैसे आप ऊष्मा क्यू दे रहे हैं तो उसके द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि आप उसमें पढ़े हैं क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी, एम सी। तो वहाँ पर ये फार्मूला लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ ताप पर निर्भर नहीं करता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा केवल किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, यानी ये तो ऊष्मा है। तो यहाँ क्यू बराबर हम एक बराबर यानी बराबर का चिन्ह जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे, वो कांस्टेंट यहाँ पर ये यल हो जाएगा। अब यल एक नियतांक है, यहाँ लिखेंगे यल क्या है, यल एक नियतांक है जिसे पदार्थ या वस्तु, आप लिखे हैं यहाँ पर वस्तु तो यहाँ वस्तु लिखेंगे, पदार्थ लिखेंगे तो यहाँ पदार्थ लिखेंगे। तो यहाँ एक नियतांक है जिसे वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा के प्रकार, तो गलन की गुप्त ऊष्मा, तो सभी में जैसे द्रव से वाष्प में बदल रहा है तो उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो सभी की गुप्त ऊष्मा जो है यहाँ पर अलग अलग होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अब यहाँ जो है यल क्या है, एक नियतांक है जिसे
गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और यल का मात्रक देख लीजिए तुरंत, तो यल का मात्रक ज्ञात करने के लिए क्यू बाई क्या हो जाएगा, यम। तो यहाँ क्यू का मात्रक कैलोरी और बटे ग्राम में अभी आप लिख सकते हैं। अगर इसका मान आप लिखते हैं कैलोरी तो इसका मान किस में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। किलो कैलोरी के साथ किलोग्राम का प्रयोग कर देंगे आप। ओके, हाँ तो देखिए इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा, तो गलन की गुप्त ऊष्मा में जो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में बदलना, दोनों में ऊष्मा। तो इसमें जैसे आप ये समझिए कि जब ठोस यानी बर्फ जब द्रव में बदलता है तो ऊष्मा छोड़ता है, और जब द्रव ठोस में बदलता है, सॉरी यहाँ पर जब ठोस यानी ठोस से द्रव में बदलना, यानी बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा क्या करता है, ऊष्मा लेता है। तो यहाँ लिखेंगे ली गई ऊष्मा। बर्फ द्वारा यानी ये ठोस से जब द्रव में बदलता है तो ये ऊष्मा लेता है, और द्रव से जब ठोस में बदलता है तो द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो ऊष्मा को छोड़ता है। तो कितना छोड़ता है, देखिए यहाँ पर जैसे बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी बटे किलोग्राम है। 1 किलोग्राम बर्फ है, उसको अगर आप गर्म करते हैं, 1 किलोग्राम बर्फ को अगर आप गर्म करते हैं तो कितना ऊष्मा लेगा, 80 किलो कैलोरी ऊष्मा लेगा। अच्छा आप ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम जल है। अब 1 किलोग्राम जल है, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये ताप कितने पे बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये घटना होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जल आया तो जल जब बर्फ में बदलने लगता है, जल यानी द्रव जब बर्फ में बदलने लगता है तो ऊष्मा को छोड़ता है। तो ऊष्मा को क्या करता है, छोड़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये डिफिनीशन आपको बताया जा रहा है, तो जैसे चक्रवात, ये कहा जाता है कि जैसे काफ़ी चक्रवात क्यों आते हैं, तो चक्रवात जो आने का रीजन है, तो जैसे बड़ी नदी है, कोई मान लेते हैं ऐसे जैसे बहुत बड़ी नदी है। अब ये बड़ी नदी क्या है, इसमें द्रव होता है यानी जल है, जल भरा हुआ है इसमें। अब ये जल क्या करता है, जब इसका वायुमंडल का जब टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या उससे कम होने लगता है तो ये बर्फ में बदलने लगता है। तो ये द्रव के अंदर यानी जो नदी में यानी जो बड़े बड़े नदियां हैं, उस नदियों में जो जल है, उस जल के अणुओं के बीच में आंतरिक ऊर्जा भरी हुई है। तो आंतरिक ऊर्जा यानी उसके अंदर ऊर्जा है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आता है तो वो ठोस में बदलने लगता है। तो जब वो बर्फ में बदलने लगता है तो वो ऊष्मा को निकालता है, और जब वो ऊष्मा को निकालता है तो इसके चारों तरफ की जो एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण जो है वो हवा यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जब किसी गैस का जब ताप बढ़ता है तो अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि गति ऊर्जा का जो फार्मूला है वो 3/2 kT, सॉरी यहाँ पर जो इसकी गति ऊर्जा का जो फार्मूला है वो आपको बताया जाएगा K/T। तो इससे ये पता चलता है कि अगर गैस में अणुओं का ताप अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण जो है ये चक्रवात का रूप ले लेता है, उसी के चारों तरफ ये हवाएं चलने लगती हैं। ओके, तो अब जैसे हम यहाँ पर हो गया गलन की गुप्त ऊष्मा, तो 1 किलोग्राम बर्फ गलने में 80 किलो कैलोरी ऊष्मा लेगा। तो अगर आप 1 किलोग्राम बर्फ को ऐसे आप दबा दीजिए, अपने दोनों हाथ से दबा दीजिए। अब पूरा जब तक वो गल जाएगा, जब तक गलेगा वो यानी पूर्ण रूप से जब वो गल जाएगा तो आपके शरीर से वो कितनी ऊष्मा ले लेगा, 80 किलो कैलोरी। अब देखिए यहाँ पर जैसे गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में बर्फ मुंह के अंदर रखने पर ठंड महसूस होती है। क्यों, क्योंकि जब हम बर्फ का एक टुकड़ा, अब सोचिए वहाँ पर जो भी टुकड़ा होता है वो जब हम मुंह के अंदर रखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से जो है वो ऊष्मा को खींचता है,
तो खींचता है तो हमको क्या महसूस होने लगती है, ठंडक महसूस होने लगती है, तो जिसके कारण हमको बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के दिनों में और ठंडक महसूस होता है। अब यहाँ देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन, तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, बिल्कुल सेम डिफिनीशन वैसे ही है। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, अब वाष्प यानी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 539 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। अब 1 किलोग्राम जल है, 1 किलोग्राम जल को हम अगर पूर्ण रूप से भाप में बदलना चाहें, भाप की पूर्ण रूप से भाप बन जाए, तो उसे पूर्ण रूप से भाप में बनाने के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। ओके। अच्छा, अब इसमें 1 किलो जो ग्राम वाष्प है उसको हमको द्रव में बदलना है, तब उतनी ऊष्मा क्या करेगा वो, तब वो जो है तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, जैसे इसमें एक में ऊष्मा ले रहा है और एक में ऊष्मा देगा इसमें, तो दोनों कंडीशन इसमें होता है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, जब द्रव से वाष्प में बदलता है तो ये ऊष्मा लेता है और जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो ऊष्मा देता है, तो ऊष्मा क्या करता है वो देने लगता है, तो ऊष्मा देगा तब ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऊष्मा रहेगी तो उसके जो द्रव के पार्टिकल हैं वो वाष्प अवस्था में होते हैं, भाप अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपसे नए टॉपिक के साथ बताएंगे। ओके।